हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। पाकिस्तान धुरंधर पेन, आय हाय दर्द दर्द। ईरान यूएस लास्ट 48 आवर्स। ओह, कावेरी टू यूएस फाइनल वार्निंग टू ईरान। भैया पर कई लोगों का तो मानना ये है कि ईरान जीत गया। और अभी हमने एक लेटेस्ट न्यूज़ की, वो बंदे ने क्या वो न्यूज़, उसके लिए न्यूज़ क्या है कि भाई ईरान ने कहा है कि हमने तो डिएगो गार्सिया पे कोई मिसाइल मारी ही नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये खबर है। इसराइल और यूएसए झूठ बोल रहा है। अगर आपको इतनी कचरा न्यूज़ जो है, बात भी एक न्यूज़ लगती है जिसके लिए आप अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये परोस रहे हो, और उसमें आपको अगर कोई भी समझदार हो तो आपको दिखेगा कि वो किस तरफ जो है बेंड हुआ पड़ा है। वो प्रो जो है ईरान बातें करता है अपनी वीडियो पे, वो देख के आपको शॉक लगेगा। वो पूरा करेक्ट, पूरा वर्ड्स में डायरेक्टली नहीं करता, वो हर एक चीज में जिस तरह से बोलता है ना, उससे पता नजर आता है कि भैया ये तो ईरान का सपोर्ट करता है। जब इसराइल और गाजा की लड़ाई हुई थी, उन वीडियोस में भी उसकी बातों से उसका गाजा के ऊपर प्यार, हमदर्दी और इजराइल के तरफ एंटी दिखता था। आज की वीडियोस जो हमने देखी है लेटेस्ट, ईरान और यूएसए और इजराइल की वॉर में, हर में उसकी वीडियोस में ईरान के तरफ प्यार, इजराइल और यूएसए की तरफ एंटी नजर आता है। देख के शौक लगता है कि इंडिया के लोग जो इतनी जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनको सुनते हैं, उनको सोचते हैं लेके हम ज्ञान ले रहे हैं, उनके दिमाग में क्या वो धीरे धीरे घुसा रहा है। बहुत सारी इंडिया की जनता है जिनका थॉट प्रोसेस इतना मैच्योर नहीं है, इन द सेंस कि वो देख नहीं पाते ओपिनियन वर्सेस फैक्ट्स में डिफरेंस। या वो बंदे के ओपिनियंस हैं, दोज आर नॉट फैक्ट्स। इससे पहले कि बंदा ओपिनियन बनाए, लोग पहले फैक्ट दिखाते हैं फिर ओपिनियन बनाते हैं। तो जो व्यूअर है वो समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। अगर वो समझदार इंसान बोलेगा पहले भैया फैक्ट दिखा फिर ओपिनियन की बात करना, यू आर जस्ट गोइंग ऑन टू ओपिनियन विदाउट शोइंग एनी फैक्ट्स। और न्यूज भी वहां से उठा के लानी जो उसकी प्रो हो, वहां से खास ढूंढ कर, चाहे वो कोई टुच्चा सा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो अल जजीरा हो जो उसकी कहानी बता सके, वो वहां से न्यूज लेके आओ। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं रॉन्ग न्यूज़ दिखाने की। एक क्लिपिंग दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं कि ईरान की रेंज कितनी है और उस रेंज में यूरोप नहीं दिखाते, कोई और बना रहा है न्यूज़। उस बंदे ने गलती कर दी दिखाने में कि रेंज नहीं है ईरान की, जरा सी रेंज है। एक्चुअल रेंज में यूरोप भी पूरा आता है, अदर देन पोर्चुगल। और वो इजराइल के, और उसमें इजराइल की जो मेन जो थी उनकी ऑफिशियल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है और उसमें बता रहे हैं कि भैया ये रेंज कहाँ तक जाएगी, वो ये दिखाने की वे तरह से बोल रहा है कि भैया ये गलत है, ईरान सच बोल रहा है। आप देख के शॉक हो जाओगे। कोई अगर थोड़ा सा भी दिमाग से इंटेलिजेंट हो, जब वो सब वीडियोस सुनेगा, वो बातें सुनेगा, वो ऐसी, वो बोलेगा भैया ये बंदा कह कर है, वो इंडिया में रहकर। और भाई इंडिया में रह के तुमको हम मतलब सोचते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमसे हम सीखेंगे, तुम हमें ये परोस रहे हो। और ये एक अकेला नहीं है, इतने टीचर्स हैं, हमने कितने सारों की वीडियो की। नॉट टीचर्स एक्चुअली, अपने आप को खुद ही नाम दे दिया टीचर का, सर। टीचर अपने आप को सर बोलते हैं भैया ये लोग। पढ़ाने का लाइसेंस है भाई गॉड, सर बन के खोले हुए इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। इंडिया में आई होप यू नीड अ लाइसेंस टू टीच। आई होप सो, पर इनको चेक करना चाहिए। हम तो देख के शॉक हो गए। अपना ही एजेंडा उनका प्रो ईरान एजेंडा हो चुका है। एंटी इसराइल, एंटी यूएसए तो है ही है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं, पर एंटी इसराइल भी है। ये सब हद ही हो गई है। तो भैया सोच समझ के जब आप वीडियोस देखो इन लोगों की, तो थोड़ा आंखें दिमाग खोल के देखा करो। और प्लीज थोड़ा यूएसए इसराइल के भी चैनल्स में जाके उनके भी ऑफिशियल्स के जरा न्यूज सुना करो, ताकि इन लोगों के जो है ना, ये तो आप लोगों के ऊपर हावी ना हो जाए। वैसे ही देश जो है हमारा इंडिया, वो बड़े कष्टों से गुजर रहा है और फ्यूचर उसका जो है ना बहुत कष्टों वाला होगा अगर लोग अवेयर नहीं हुए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएस ने अल्टीमेटम, ईरान ने दी यूएस को फाइनल वार्निंग। यूके ने डिप्लॉय करी अरेबियन सी में न्यूक्लियर पावर सबमरीन। जेटीआरई काम कर रही है कावेरी इंजन 2.0 पर, और भारत का प्रोजेक्ट कुशा का पहला विकास परीक्षण होगा कंप्लीट। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और कल से लेकर अभी तक कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो कि काफी ज्यादा चिंतित करने वाली हैं।
पहला ये है कि अमेरिका ने ईरान के लिए 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम जारी किया है और ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करता है correct. तो फिर अमेरिका ईरान के कई सारे पावर प्लांट्स को हिट करना शुरू करेगा और उसकी शुरुआत होगी ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से। और यूएस की इस वार्निंग के बाद ईरान की तरफ से अगर आपको यूएसए की ऐसी न्यूज़ विदाउट एनी मिर्च मसाला फैक्ट्स वेक्स देखनी है तो अमेरिकन देसी टीवी में कोशिश हमारी यही है कि उस टाइप की न्यूज़ जो है समझदारी वाली, कि कोई अगर एजुकेटेड बंदा हो वो अगर ये न्यूज़ बताना चाहे तो उसको कैसे बनाना चाहिए, एक्चुअल मीडिया जो है इंडिया को उसको किस तरह से न्यूज़ देनी चाहिए उसकी थोड़ी आपको झलक भी दिखेगी। और आप खुद ही नोट करना और डिफरेंस देखना इंडिया की मीडिया का न्यूज़ वर्सेस जो आपको दिखेगा यूएसए की या इजराइल की मीडिया का न्यूज़, कितना डिफरेंस है। ये कहा है कि हम भी आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहे हैं कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरा सा भी हमला हुआ तो हम इस रीजन में मौजूद यूएस और इजराइल से बिलोंग करने वाले सभी एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वाटर डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यूएस ने कहा है कि ठीक 48 घंटे के बाद वो अपने एक्शन शुरू करेंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया तो। और जबकि इसी बीच कल ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल से हमला किया था तो उसी एक हमले में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट थी डिमोना तो उसको भी हिट किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस लेटेस्ट स्ट्राइक में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और जबकि ईरान ने यूएस बेस इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गल्फ एसेट्स को और भी निशाना बनाने की धमकी दी है। और जबकि यूएस के मुताबिक उनकी स्ट्राइक्स में 130 से अधिक ईरान की नेवल वेसल्स को अभी तक डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को हिट किया गया है, नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट किया गया है और इजराइल में तेहरान और बेरूत। ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना उसकी भी न्यूज़ आपको अमेरिकन देसी टीवी में मिल जाएगी और उस चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। में डीप स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी ईरान ने जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर स्ट्राइक करी थी तो उस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए की तरफ से कंफर्म किया गया है कि फिलहाल इस स्ट्राइक से इजराइल के इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में कोई भी डैमेज होने के इंडिकेशंस नहीं रिसीव हुए और कोई भी एबनॉर्मल रेडिएशन लेवल्स को डिटेक्ट नहीं किया गया। और ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई थी विशेष रूप से इसलिए थी क्योंकि ईरान का कहना था कि इजराइल ने उनकी नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर स्ट्राइक करी थी, जबकि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि नातान्स पर स्ट्राइक के लिए वे जिम्मेदार नहीं थे। वहीं इसी बीच ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक F-15 फाइटर जेट को फिर से एंगेज किया है और ईरान की प्रेस टीवी की तरफ से इसकी एक वीडियो भी रिलीज की गई थी। वहीं इसी बीच अभी जो रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार ऐसा था जब इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के फायर होने की रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, वो ये कि अल जजीरा ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने ईरान के सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया कि ईरान का यह कहना है कि उसने डिएगो गार्सिया में यूके के मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया है और ये क्लेम किया जा रहा है कि उस मिसाइल अटेम्प्ट के पीछे तेहरान नहीं था। और ईरान द्वारा डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल फायर किए जाने वाली जो रिपोर्ट्स थी वो जारी की गई थी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। और अल जजीरा की लेटेस्ट रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिज करती है, जबकि कल इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट इस बारे में। मजे की बात है यही न्यूज़ जो हमने कवर की थी तो वहाँ पे मैंने पूछा भी था कि कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप ईरान को यकीन करोगे कि वो कह रहा है हमने नहीं किया, कि आप इजराइल और यूएसए जो बोल रहा है उस पर यकीन करोगे। मुश्किल से कुछ ही समझदार लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और सारे फालतू के कमेंट्स करके चले गए। मैंने कहा और हम और कई तो अपने आप को सोचते हैं बड़े ज्ञानी, उनका आंसर क्या आ रहा है, हम तो ना इसको ईरान को करेंगे ना हम यूएसए को करेंगे, हम तो जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी उसको करेंगे। मैंने कहा भैया तुम तो बिल्कुल ही फेल हो जाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन आया एग्जाम में चूज ए और बी में से, तुम कहते हो हम दोनों में से कोई चूज नहीं करेंगे, हम तो डी चूज करेंगे जो है ही नहीं। मैंने कहा यार स्टिक टू द क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब इतनी प्रॉब्लम इतना इन लोगों ने, यूट्यूबरों ने और मीडिया ने लोगों का दिमाग एंटी यूएसए इतना कर दिया कि अब उनको बोलने में भी कष्ट होता है कि नहीं हम इजराइल और यूएसए का साथ देंगे, वो ज्यादा सच्चे हैं वर्सेस ईरान। ईरान ने बैटरी करना जरूरी था उसके लिए। कमाल है। ईरानियन रेजिम ने अभी तक की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल पहली बार लॉन्च करी है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है और इस रेंज की मिसाइल के साथ वो लंदन, पेरिस, बर्लिन इन जगहों तक भी पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला ये जिसमें यूएस मीडिया और इजराइल के ऑफिशियल क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल्स को फायर किया है और वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट में ईरान के ऑफिशियल्स इस रिपोर्ट से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का कोई भी मिसाइल। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से पूछूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आप इन दोनों में से किसको यकीन करोगे, ईरान को कि यूएसए इजराइल को? अल जजीरा जो है कहाँ की है, वो कतर की है। कतर पे ईरान फेंक रहा है बॉम्ब्स, फिर भी मेस्ड अप अल जजीरा। लगता है अल जजीरा भी उनकी वहाँ पे उनकी ऑपोजिशन है, शायद फंडिंग मिलती है क्या उनको वहाँ से, मुझे तो पता नहीं, हद ही है।
और इन्हीं सब टेंशन के बीच एक रिपोर्ट सामने आ गई है कि ब्रिटिश नेवी की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी इक्विप्ड है, तो उसे अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक तरफ ब्रिटिश नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डिप्लॉयमेंट की रिपोर्ट्स आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यूके मीडिया टेलीग्राफ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक कि ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन फोर्स के लगभग 170 प्लस रॉयल नेवी के जो सेलर्स हैं वो पिछले 7 वर्षों से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। और इनमें से कुछ तो तब पकड़े गए जब वो सबमरीन्स में सक्रिय रूप से सर्व कर रहे थे। और यहाँ भी जिन ड्रग्स के इस्तेमाल की बात की जा रही है वो कोई छोटे मोटे नहीं है, हल्के वाले नहीं, बल्कि हार्ड वाले ड्रग्स। बाकी यहाँ टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तो ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो इसलिए जहाँ तक ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय उन सभी सेलर्स को सर्विस से हटा देगी जो कि इस तरह से पकड़े गए। अब बाकी इस घटना पर आपके जो मन में विचार आ रहा है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ट्रू है तो बड़ी शॉकिंग होगी। बहुत कुछ आ रहा है, पर फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट है कि ईरान के पुलिस चीफ की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जो कि ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें वो यूरोपियन यूनियन को एक सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो आप हमारे सामने रिक्वेस्ट डालिए, हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे। ये इनकी जान, इसका मतलब इनकी जान सूखी पड़ी है। जब किसी की जान सूखी पड़ी हो ना तब वो ऐसे हरकतें करने लगता है कि उसको दिख रहा है कि मेरा बस टाइम आने वाला है। बातों से कर रहा है। हाँ वही है, जैसे होता है ना कि भैया भड़का दो किसी को, हो गया से बातें बची तो अब किसी तरह से इसको भड़का दो, हम इसको भड़का के कुछ कर लें तो हो जाए, वो उस टाइप से चिढ़ाओ या भड़काओ, ये चल रहा है। अब बातें शुरू हो गई वो भी फालतू की। प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को भी काफी समय से एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो ईरान के पुलिस चीफ की जो तब तो बोला नहीं, जब एक्वायर कर रहे थे तब तो तुमने उनको बोला नहीं। अब जब तुम्हारा नंबर आया है और तुम्हारी बजरी है तो तुमको अब याद आ रहा है, ग्रीनलैंड याद आ गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। वेरी भारत के स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला ये कि भारत का जो प्रोजेक्ट कुशा है, जिसके तहत भारत स्वदेशी तौर पर एक लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है, तो इसके जो पहले विकास परीक्षण है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस परियोजना में डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, और जैसे कि डीआरडीओ ऑफिशियल्स पहले बता चुके हैं कि जो भारत का जो कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो कैपेबिलिटीज के मामले में रशिया के S-500 जितना एडवांस्ड होगा, और ये भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। और इसके तहत 3 तरह के इंटरसेप्टर्स बनेंगे, M1, M2, M3। जो M3 होगा उसकी रेंज 400 किलोमीटर प्लस होगी, और उम्मीद है कि जो सिस्टम है ये 2028 से 2030 तक सर्विसेज में कमीशन किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि GTRE ने कावेरी 2.0 के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन इंजन को पिच किया है, और इस कावेरी 2.0 प्रोग्राम के तहत एक बिल्कुल ही नई कोर के साथ लगभग 90 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने वाला इंजन विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने TDF स्कीम के तहत क्वांटम बेस्ड इनर्शियल और मैग्नेटिक सेंसर्स के डेवलपमेंट के लिए एक RFI जारी करी है, और इन सेंसर्स को विशेष रूप से GPS डिनाइड और जैम इन्वायरमेंट्स में गाइडेड म्यूनिशंस को प्रिसाइज तरीके से टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये भविष्य के वॉरफेयर के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। कमाल है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का नया डेटा सामने आया है, और इस बार पाकिस्तान ने इस लिस्ट में टॉप किया है। अरे वाह, कहीं तो टॉप किए इन्होंने, वाह, इनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। आप भी भेज देना कांग्रेचुलेशंस। पहले तो आपको ये बताए थे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में जिसे आप कह सकते हैं GTI, तो ये है क्या? तो इसका बस सिंपल सा मतलब यही है कि ये ग्लोबल रैंकिंग है जो कि ये बताती है कि वो कौन से देश हैं जो कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, और इसमें लिस्ट वाइज नंबर दिए जाते हैं। और इस रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए 4 मेन चीज मेजर की जाती है। पहला, कितने आतंकी हमले हुए हैं, दूसरा, उसमें कितनी जाने गई हैं, तीसरा, कितने घायल हुए हैं, और प्रॉपर्टी डैमेज कितना हुआ है। और इनको कंबाइन करके एक स्कोर बनाया जाता है, और इससे पूरी रैंकिंग बनती है। और इस बार इस रैंकिंग में जो पाकिस्तान है वो नंबर 1 पे आया है, यानी कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंकी हमलों से प्रभावित रहा है। और 2013 से लेकर अब तक आतंकवाद संबंधित घटनाओं में पाकिस्तान में जो जाने गई हैं वो अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। और पाकिस्तान का इस इंडेक्स में टॉप में आने का कारण यह है कि पाकिस्तान में हाल के समय में जो आतंकी हमले की घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ही द्वारा बनाए गए आतंकी ये कौन सी जगह, बुर्किना गतिविधियां काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। उनके द्वारा लगातार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। ये नहीं दिखा रहे कि कौन नंबर 1 टेररिज्म है, वो ये दिखा रहे हैं जो शिकार हुआ है। ये अभी शिकार नंबर 1 टेररिज्म भी बताना था ना, वहाँ पे भी शायद ये नंबर प्रोडक्शन होती है वहीं पर शिकार हो गए। अच्छा बोले। वैसे आप लोग बोलते हो कमेंट्स में कि अंकल जो है ट्रोल करने में और सरकाजम करने में नंबर 1 है। ट्रोलिंग के हिसाब से नहीं बोला, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। फैक्ट्स बोल रहा हूँ। जहाँ प्रोड्यूस करते हो वहीं होने होगा, कहाँ होगा पता नहीं। ऑलरेडी दूसरे नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है, और ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, और पाकिस्तान में जो आंतरिक अस्थिरता है वो लगातार बढ़ रही है। और इस मामले पर तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है, बल्कि पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए स्वयं पाकिस्तान ही जिम्मेदार है और कोई नहीं है।
और एक फैक्ट ये भी, ये इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है और पाकिस्तान की सुधरेगा जो भी नहीं। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऐसे कई सारे मॉड्यूल को बस्ट किया है जो कि भारत में बड़ी आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। और पाकिस्तान ने जिसने दशकों तक आतंकवाद को पाला पोषा है, अपने पैदा होने के साथ ही वो इस काम में लग गया था और अब इस हरकत के लिए पाकिस्तान को उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। और बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा तो फिर तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया की मदद के लिए आए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। देखे कब आता है। वो पाकिस्तान बोलेगा एक रोटी वो भी छोड़ देता हूँ, सीधा लड़ने आता हूँ भूखे पेट। विशेष रूप से पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है उसके तहत, हालांकि इन्हें लगा होगा पाकिस्तान को गैस पैक चेक, हमें कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसी बहाने पैसे मांगते रहेंगे इनसे, हैं कि हमें फायदा हो जाएगा, पैसे भीख मांगने की जगह इस जरिए से हम ले लेंगे पैसा। बाद में पता लगेगा वो अगले हमारा दिन तो ये न्यूक्लियर होगा। वेपन से जंग लगा हुआ है, हम तो चलते नहीं हैं। हाँ, ये भी नहीं, इन्हें क्या बताता कि तो अगले दिन ये सब हो जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो वो ऑलरेडी इस बात के संकेत दिखा चुके हैं कि वो तो ईरान के खिलाफ है ही, जब अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के शिया लीडर्स को ये कह दिया था कि अगर ईरान से इतना ही प्यार है तो ईरान चले जाओ। इस वाले अपडेट पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको छोटी सी स्पॉइलर देना चाहेंगे। अगर आपने धुरंधर 2 मूवी नहीं देखी है और देखने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप इस वाले पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट वाले अपडेट पर जा सकते हैं। और बाकी अगर आपने ऑलरेडी देख लिया तो आपको ये वाला अपडेट जरूर सुनना चाहिए। चलो और ये बताओ। बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि धुरंधर 2 मूवी जैसे कि आप सभी जानते हैं रिलीज हो चुकी है, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक कुछ लोग थे जिनको उस मूवी से काफी ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई और फिर वे खुद को ही सेटिस्फाई करने वाले पोस्ट करने लगे। तो अब हो ये रहा है कि इसी मूवी के नाम पर जो भारत की एडवर्सरी है, विशेष रूप से पाकिस्तान, तो उनकी तरफ से एक नए ही तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रन किया जा रहा है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस मूवी के माध्यम से भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत में जो मुस्लिम्स है वो सेफ नहीं है, ये मूवी मुस्लिम्स के खिलाफ है और इसी तरह के और भी प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। तो हम आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, पहली बात तो कि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। एक्चुअल में ये जो मूवी है ये पाकिस्तान को बहुत ही ब्रूटली एक्सपोज करती है जितना शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया था। और दूसरी बात है कि इस मूवी के जिस विशेष पार्ट को लेकर प्रोपेगेंडा रन करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो पार्ट है यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद वाला। और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का कहना है कि इस मूवी में अतीक अहमद का पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जो लिंक दिखाया गया है वो बहुत ही गलत है और ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। दर्द हुआ ना, सच सुन के इनको दर्द हुआ ना पाकिस्तान को कि ये तुम्हारी पोल खुल गई। ये ऐसे पता चलता है पक्का ये बात जो बताई है ये सच्ची होगी। तो इन्हीं सब दावों के बीच अभी हाल ही में यूपी पुलिस के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आतिक अहमद जब वो जीवित था तो उसका जो गैंग है वो इंटर स्टेट 277 में लिस्टेड था। और आतिक अहमद ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया था कि उसके पास जो वेपन्स जैसे कि .45 कैलिबर के पिस्टल्स, AK-47, RDX, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ड्रोन्स के माध्यम से भेजता था। लो कर लो बात। मैं तो अब इस मूवी में जो था सबको बिलीव करती हूँ। कोई क्या ले फिक्शन है, मेरे लिए तो फिक्शन नहीं है, मेरे लिए तो अब रियलिटी है। जो कि पंजाब पहुंचती थी और फिर पंजाब से उसके अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होते हुए पोस्ट तक पहुंचती थी। और अतीक अहमद के केवल आईएसआई नहीं बल्कि पाकिस्तान बेस्ड सुमरों के संगठन लश्कर के साथ भी कनेक्शन थे। और वही दिख रहा था इस मूवी में भी। नहीं बल्कि फॉर्मर डीजीपी ने भी बताया कि जब अतीक के घर को सर्च किया गया था तो वहां से जो बुलेट्स और कार्ट्रिजेस मिली थी तो वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनी हुई थी। लो कर लो बात। तो कहना है कि अगर कोई अभी भी अतीक अहमद को सपोर्ट कर रहा है तो फिर तो उसे खुद पे शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में कुछ लोग कर लेना चाहिए। और तो और जम्मू यहाँ पे पर यहाँ वो वही उसी मिट्टी के बने जिस मिट्टी के वो पाकिस्तानी बने हुए, रिएक्शन चैनल्स और पाकिस्तानी। पुलिस के जो फॉर्मर डीजीपी हैं एसपी वेद, तो उन्होंने भी इस मामले पर अपने व्यूज रखे जिसमें उनका कहना था कि सच कड़वा होता है और जब दाऊद के पैसों से फिल्में बनती थी तब सब कुछ ठीक था। हाँ, तभी तो उसमें दिखाते थे पाकिस्तान प्रेम और हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाना नॉन स्टॉप, और हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा करेक्टर दिखा देना कि भैया वो उस रिलीजन का पर बड़ा अच्छा है। हाँ, वो चौधरी हो गया। फिल्में बन रही हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अतीक अहमद की बात करें तो वो एक गैंगस्टर था, वो सांसद भी था और गैंगस्टर भी। पूरी दुनिया जानती है कि उसने अवैध हथियार लिए थे और पाकिस्तान से उसके संबंध भी जग जाहिर है। और हाँ, हमारे इन दोनों वेटरन ऑफिसर्स ने उन स्टेट्स में सर्विस दी है जहाँ पे अतीक अहमद सक्रिय था और जहाँ पे सीमा पार आतंकी नेटवर्क की निगरानी भी की जाती थी। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की चार्जशीट है तो उसमें अतीक अहमद ने खुद ही इस बात को स्वीकार भी किया है कि उसके पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर के साथ डायरेक्ट लिंक्स थे। और अतीक का नेटवर्क फेक करेंसीज, वेपन्स, ड्रग्स, तो इनकी इलीगल ट्रेड में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था और इसलिए पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बहुत बड़ा एसेट था।
ड्रग्स का भी तो दिखाया ही थे ना, ये लोग ड्रग्स का करते थे। इस मूवी का हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे जो पाकिस्तानी ISI का ऑफिसर है मेजर इकबाल करके, तो उसे मूवी में तब भी जीवित दिखाया गया है जब अतीक अहमद को पब्लिक के सामने शॉट किया गया था। और लोग मेजर इकबाल को इलियास कश्मीरी के साथ ही कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलियास कश्मीरी जो है वो 2011 में ही US की स्ट्राइक में एलिमिनेट हो गया था। तो फिर उनका ये कहना है कि अगर ऐसा था तो फिर मेजर इकबाल जिंदा कैसे अतीक अहमद वाले इंसिडेंट के समय। तो देखिए, इस बात के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो भी कुछ दिनों पहले बनाई थी कि जो मेजर इकबाल है और जो इलियास कश्मीरी है, क्या ये अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं। तो उस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जो कि आपको देखनी चाहिए। और रही बात ये कि धुरंधर मूवी जो है प्रोपेगेंडा है या नहीं है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप पहले उसे खुद देखिए और कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि आपको क्या लगता है। और हाँ, बाकी वो लोग जो कि जवान जैसी मूवी को एक मास्टरपीस बताते हैं, एक ऐसी मूवी जिसमें स्पेशल फोर्सेस यूनिट किसी मिशन पे जा रही है और वहां जाके उन्हें पता लग रहा है कि उनका वेपन चल ही नहीं रहा है। मतलब पहली बात तो ये कि ऐसी कौन सी स्पेशल फोर्स है जो कि मिशन पे जाती है बिल्कुल नया वेपन लेके, क्योंकि उसने पहले टेस्ट भी नहीं किया है। जबकि लोग तो एग्जाम देने भी नई पेन लेके नहीं जाते हैं, वो पेन लेके जाते हैं जो कि चल रही होती है पहले से। और फिर भी जवान जैसी मूवी को कुछ लोग मास्टरपीस बताते हैं, वहीं उन्हीं लोगों को धुरंधर जैसी मूवी जो कि रियल में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है और वो भी रियलिटी के साथ, तो वो उनको प्रोपेगेंडा लग रही है। मैं तो इस बात पे शौक होती हूँ कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने जाके जवान को हिट किया है। मुझे तो अभी भी डाउट होता है कि इतनी बकवास मूवी थी वो, एक जवान और एक पठान, कि कैसे ये हिट हो सकते हैं। कौन उसको जाकर देख के बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी मूवी थी। हाँ, थोड़े लोग होंगे जिनको टेस्ट के हिसाब से उनको लगे कि अच्छी मूवी है, ठीक मूवी है, पर इतनी बहुत अच्छी कि उसने बिजनेस कर लिया हो, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि भैया जिस तरह का क्रेज धुरंधर पे हुआ है यहाँ USA में, उसका मैं कहूंगी 0.00001% भी नहीं था, ना जवान का ना पठान का यहाँ पर। तो ये कैसे हिट हो गई मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा वीडियो बना है। इसमें जो लास्ट 48 आवर्स की बात है उसका देखना पड़ेगा। इट कुड बी ओनली जस्ट लाइक दैट। उसकी वीडियो आएगी जल्दी अमेरिकन देसी टीवी में ही, तो उस न्यूज को कवर करेंगे। तो आप वेट करना, जब आएगी तो मैं जो है जो पोस्ट कर दूंगी बताने के लिए कि भैया वो वीडियो आ गया। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा उसके बारे में पता करने के लिए, तो वो आप वहाँ पे जाके भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।